ताजमहल न सिर्फ शाहजहां और मुमताज की प्रेम की निशानी है, बल्कि एक ऐसी इमारत है जो हर साल 65 लाख से भी ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। और यही वजह है कि ताजमहल भारत का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला पर्यटक स्थल है। देश विदेश से बुलाए गए 20,000 कारीगरों की कड़ी मेहनत से बने आगरा में स्थित इस मकबरे की दीवारों में 28 तरह के बेशकीमती रत्नों को जड़ा गया है, जो कि पूनम की रात में इस कदर चमकते हैं कि लोग इस इमारत को देखते रह जाते हैं। सन 1653 में बनाए गए इस खूबसूरत ताजमहल की कीमत आज के हिसाब से 53 अरब रुपए आकी जाती है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी की तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था और कैलीग्राफी के विशेषज्ञ को ईरान से बुलाया गया था। ताजमहल के साथ बहुत से रहस्य जुड़े हैं, जिनके बारे में जानकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं, जैसे कि इसके नीचे बने बंद कमरों का राज। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं दुनिया की सबसे नायाब इमारतों में से एक ताजमहल में, और इसके इतिहास, वास्तुकला और रहस्यों से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और आगरा पहुंचने के बाद आप आसानी से बस, ऑटो रिक्शा, कैब या अपने निजी वाहन से यहां तक पहुंच सकते हैं। तो मैं अपने निजी वाहन से वेस्ट गेट पार्किंग की तरफ से ताजमहल के परिसर में पहुंचा और मैंने टिकट काउंटर तक लगभग 1 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर पूरा किया। आप चाहें तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट लेकर इलेक्ट्रिक कार्ड से भी टिकट काउंटर तक पहुंच सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ताजमहल में प्रवेश करने का टिकट अगर काउंटर से लिया जाए तो 50 रुपए का है, और अगर ऑनलाइन बुक किया जाए तो 45 रुपए का है। और आपके पास कुछ सामान वगैरह है तो यहाँ फ्री लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस बेमिसाल इमारत के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये दरवाजा जिससे हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट गेट, यानी कि पश्चिमी दरवाजा। और यही वो गेट है जिससे शाहजहां ताजमहल के परिसर में प्रवेश किया करते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ शाहजहां के समय में मीना बाजार लगाया जाता था। और खास बात ये है कि इस बाजार की दुकानों को केवल महिलाएं ही चलाया करती थीं। 20-25 साल पहले तक भी यहाँ बाजार लगा करता था, लेकिन सरकार ने इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया। उस जमाने में यहाँ आगरे का घाघरा चोली, चूड़ियां, संगमरमर और अलग अलग तरह के पत्थरों से बनाए गए सामान वगैरह मिला करते थे। इस जगह को ताजमहल का 4 गेट एरिया बोला जाता है, यानी कि यहाँ से ताजमहल के मुख्य परिसर के बाहर स्थित चारों दरवाजे और गार्डन देखे जा सकते हैं। पहला दरवाजा है वेस्ट गेट, जिससे हम अंदर आए हैं। दूसरा दरवाजा है यहाँ से दाईं ओर में बना साउथ गेट। इस गेट को शाहजहां के कारीगरों के लिए बनवाया गया था। तो ताजमहल को बनाने आए कारीगर और उनका परिवार इसी गेट से इस परिसर में प्रवेश किया करता था। आज भी इस गेट के पीछे की तरफ कॉलोनी बनी हुई है, जहां लोग कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। तीसरा दरवाजा है यहाँ से सीधी दिशा में बना ईस्ट गेट, जिसको वीआईपी गेट के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां के जो भी खास लोग हुआ करते थे, वो इसी ईस्ट गेट से अंदर प्रवेश किया करते थे। और खास बात ये है कि आज भी जब भी कोई वीआईपी ताजमहल घूमने आते हैं, तो वो इसी गेट से अपनी गाड़ी अंदर लेकर आते हैं। चौथा दरवाजा है मुख्य परिसर में प्रवेश करने के लिए बनाया गया बाईं ओर में स्थित ये रॉयल गेट, यानी कि शाही दरवाजा।
इस शाही दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे कि सफेद रंग के 11 गुंबद बने हैं। ठीक ऐसे ही गुंबद आपको इसके अंदर की तरफ भी दिखाई देंगे। ताजमहल को बनने में कुल मिलाकर 22 साल लगे थे, इसीलिए यहाँ कुल मिलाकर ये 22 गुंबद बनाए गए थे। 2019 में किए गए एक सर्वे के अनुसार ताजमहल भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली इमारत है, जिसको देखने के लिए हर साल देश विदेश से 65 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। यही नहीं, बल्कि ताजमहल दुनिया की 8वीं सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली इमारत है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी प्रेम कहानी की वजह से है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, जिसका मतलब होता है महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपने 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु की खबर सुनते ही बादशाह ऐसे दुखी हुए जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई, और कुछ समय बाद बादशाह ने उनकी याद में ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। ताजमहल का नक्शा पर्सिया के जाने माने आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने 37 लोगों की टीम के साथ मिलकर तैयार किया था। ये वास्तुकार दुनिया के अलग अलग कोनों से बुलाए गए थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ताजमहल की तरह ही दिल्ली के लाल किले के आर्किटेक्ट भी उस्ताद अहमद लाहौरी ही थे। ताजमहल का डिजाइन दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे से प्रेरित नजर आता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे और उनका मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। यहाँ चारों तरफ में जो आप लाल पत्थर से बने कमरे देख रहे हैं, ये कुल मिलाकर 210 कमरे हैं, जो कि खास तौर पर ताजमहल को बनाने आए कारीगरों के विश्राम गृह के रूप में बनाए गए थे। तो ये सारे कमरे उसी समय के हैं, और जब भी कारीगर काम करके थक जाते थे तो यहाँ खाना खाकर 2-4 घंटे आराम करते थे और फिर दोबारा काम पर लग जाते थे। तो शाही दरवाजे से ताजमहल 300 मीटर दूर है। ये जो आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है, अगर आप इस लाइन को फॉलो करते हुए ताजमहल की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ताजमहल दूर जा रहा है, जिसको नजरों का धोखा या ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जाता है। ताजमहल की कीमत तय करने में समय के अंतराल से काफी फर्क आ गया है। फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज इसकी कीमत 53 अरब रुपयों की है। यहाँ आपको 2 तरफ में बनी ये लाल बिल्डिंग दिखाई देगी, जिनको ड्रम हाउस के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहां जब भी ताजमहल के अंदर प्रवेश करते थे तो उनके स्वागत के लिए इन ड्रम हाउस में नगाड़े बजाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। और बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों की जिंदगी भर की पगार देकर उनसे करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ये जो सफेद संगमरमर से बना टैंक आप देख रहे हैं, इसको बादशाही टैंक के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर बैठकर शाहजहां ताजमहल को बनता हुआ देखा करते थे, और उनको कहीं भी कोई कमी लगती थी तो वो एक पत्थर हटवाकर दूसरा लगवाया करते थे। मैं बताना चाहूंगा कि ताजमहल को बनाने के लिए जिस सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, उसको राजस्थान के मकराना से लाया गया था, और यहाँ जितना भी रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है, इसको फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लेपिस लेज़ली अफगानिस्तान से आया था। डरकोइश तिब्बत से, जस्पर पंजाब से, सैफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से लाया गया था।
कुल मिलाकर ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। कहा जाता है कि इन सब चीजों को दूसरे मुल्कों से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल के ऊपर आप जो भी काले रंग का लेख देख रहे हैं वो अरबिक भाषा में लिखा गया कुरान का पहला चैप्टर है। तो इसको लिखने के लिए किसी स्याही का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि काले रंग के पत्थरों को काट काट कर इन मार्बल्स के अंदर बड़ी मेहनत से लगाया गया है। बताया जाता है कि जो भी कारीगर इन पत्थरों को काटने का काम करते थे उनकी उंगलियां घिसने से खून भी निकलने लगता था, इसीलिए ये काम बेहद मुश्किल हुआ करता था। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले शख्स का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलवाया गया था और बताया जाता है कि शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे उपाधि के तौर पर अमानत खान नाम दिया था। ताजमहल का निर्माण आज से करीब 400 साल पहले 1631 में शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा बनकर तैयार हो गया था, जिसके पीछे 20,000 कारीगरों और मजदूरों की कड़ी मेहनत शामिल थी। ताजमहल को बनाने के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलवाया गया था। यहाँ जो लाल रंग के फूल बने हुए हैं, ये कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि इन फूलों को अलग अलग किस्म के बेशकीमती पत्थरों से बनाया गया है, जो कि चांदनी रात में यानी पूनम की रात में चमकते हैं। जब पूनम का चांद निकलता है तो ताजमहल पूरा सफेद नजर आता है और जब चांद की रोशनी इन लाल फूलों पर पड़ती है तो ये भी जगमगा उठते हैं, जिससे यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। तो अगर आप भी पूनम की रात में ताजमहल को जगमगाते हुए देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 1000 रुपए का टिकट लेना होगा। एक खास बात यह है कि इस टिकट को लेने के बाद आपको ताजमहल को देखने के लिए केवल 30 मिनट का समय मिलता है और आप शाही दरवाजे के पास खड़े होकर दूर से ही ताजमहल के दीदार कर सकते हैं। ताजमहल से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने मुख्य मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई जहाजों को भ्रमित किया जा सके और ये खास घेरा जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था। ताजमहल के दोनों ही तरफ में आपको लाल पत्थर की एक एक इमारत दिखाई देगी। बाईं ओर वाली इमारत मस्जिद है, जहां पर हर शुक्रवार के दिन हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करने के लिए पर्यटकों के लिए बंद करके रखा जाता है, लेकिन मुसलमानों के लिए इसको 2 घंटे के लिए खोला जाता है। दाईं ओर में जो लाल पत्थर की इमारत आप देख रहे हैं वो शाहजहां के समय का मेहमान खाना यानी कि गेस्ट हाउस हुआ करता था। इस मेहमान खाने में शाहजहां के मेहमान 2-3 घंटों के लिए आराम करके चले जाते थे और यहाँ कोई भी मेहमान रात में नहीं रुकता था। मेहमानों के सोने का इंतजाम आगरा के किले में किया जाता था, क्योंकि वहाँ मेहमानों के ठहरने के लिए खास तौर पर कक्ष बनाए गए थे। यहाँ जो फव्वारे आप देख रहे हैं ये कुल मिलाकर 53 हैं और आज भी ये सही तरीके से काम करते हैं। इनमें से कोई भी फव्वारा नया नहीं है, बल्कि ये उसी जमाने के हैं जब ताजमहल बनवाया गया था। हालांकि बीच बीच में इनकी मरम्मत और साफ सफाई का काम जरूर करवाया जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि शाहजहां के समय में इन फव्वारों को बिना बिजली के भी कैसे चलाया जाता होगा। तो यमुना नदी के पीछे एक बड़ा सा पानी का टांका हुआ करता था और उस टांके में एक चरखा लगा हुआ था।
जिसको शाहजहां के सेवक चलाया करते थे, और इस तरह से पानी उस टांके से इन फव्वारों तक आता था और ये फव्वारे चल पड़ते थे। लेकिन आज के समय में ये फव्वारे मोटर से चलाए जाते हैं। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताजमहल के परिसर में कुल मिलाकर 16 गार्डन हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ 53 फव्वारे हैं, तो 16 और 53 अंकों को साथ में मिलाया जाए तो 1653 बनता है। और ये 1653 वही साल है जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। यहाँ जो ऊपर वाला बड़ा गुंबद आप देख रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा पीलापन नजर आएगा और नीचे का हिस्सा सफेद दिखाई दे रहा है। तो इसका कारण है कि नीचे वाले हिस्से को मुल्तानी मिट्टी से साफ किया गया है और ऊपर वाले गुंबद की सफाई होनी बाकी है, इसीलिए इसमें थोड़ा पीलापन है। आगरा में प्रदूषण का स्तर ज्यादा होने की वजह से ताजमहल के संगमरमर में बार बार पीलापन आने लगता है, इसीलिए समय समय पर इसकी सफाई करवाई जाती है। इस गुंबद के ऊपर जो आपको किरीट कलश लगा हुआ दिखाई दे रहा है, वो शाहजहां के समय में सोने का हुआ करता था, जिसको बाद में अंग्रेज निकाल कर ले गए थे। इसीलिए सरकार ने यहाँ पीतल का कलश लगा दिया। यही नहीं, बल्कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और उन्होंने लैपिस लाजुली जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोद कर निकाल लिया था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं, ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि ये चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं। इन्हें ऐसा जानबूझकर बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरें और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। तो अब कुछ सालों से 50 रुपए के टिकट में इस प्लेटफॉर्म के नीचे के हिस्से तक ही जाने की अनुमति होती है, और अगर आपको ऊपर के हिस्से में जाना है तो आपको कुल मिलाकर 250 रुपए का टिकट लेना होगा। ऊपर के हिस्से में शाहजहां और मुमताज की कब्र मौजूद है, जिसको देखने के लिए आप चाहें तो 200 रुपए ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ताजमहल की नींव बनाते समय इसके चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए और इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी, ये उतनी ही फौलादी और मजबूत बनती रहेंगी। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। एक खास बात यह है कि यमुना नदी के पानी का स्तर हर साल घटता जा रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आती जा रही है। यही वजह है कि सन 2010 में ताजमहल में कुछ दरारें भी देखी गई थीं। ये सामने की ओर से यमुना नदी बह रही है। इस नदी के पीछे की ओर में आपको एक गार्डन दिखाई देगा, जिसको कहा जाता है मेहताब बाग। आप जब भी कोई फिल्में देखते होंगे जिसमें ताजमहल को पीछे की तरफ से दिखाया जाता है, उनकी शूटिंग इसी मेहताब बाग में की जाती है। बताया जाता है कि शाहजहां अपने लिए मेहताब बाग में एक काला ताजमहल बनवाने वाले थे, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो सारा खजाना उस काले ताज को बनाने में खर्च हो जाता और उसके हिस्से में कुछ नहीं आता। इसीलिए उसने ऐसा होने नहीं दिया और शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया। आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां को कैद किया गया था, जहां से बैठकर वो रोजाना घंटों तक ताजमहल को देखा करते थे। अगर आप शुक्रवार के दिन आगरा आते हैं तो आपको ताजमहल के परिसर में तो प्रवेश करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाहें तो आप मेहताब बाग से ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। और मेहताब बाग से ताजमहल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ आपको ये खुफिया सुरंग भी दिखाई देगी, जो कि ताजमहल के बेसमेंट से होते हुए सीधा आगरा के किले में जाकर खुलती थी।
तो ये है आगरा के किले में मौजूद वो जगह जहां ये खुफिया रास्ता खुलता था। बताया जाता है कि शाहजहां की मृत्यु के बाद उनकी बेटियां रोशन आरा और जहां आरा उनके शव को इसी खुफिया रास्ते से ताजमहल तक ले गई थीं। ताजमहल के नीचे 22 ऐसे कमरे भी मौजूद हैं जो आज तक भी राज बने हुए हैं। इन कमरों में क्या है ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन ये कई दशकों से ऐसे ही बंद पड़े हैं। आइए अब हम ऊपर के हिस्से में चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ तरह तरह के जेमस्टोन लगाकर फूल बनाए गए हैं जो कि चांदनी रात में चमकते हैं। देखने में भले ही ये कांच जैसे लगते हैं, लेकिन ये सभी जेमस्टोन्स हैं जो कि पूनम की रात में चमकते हैं। यहाँ जितने भी जेमस्टोन्स लगाए गए हैं ये भारत के नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से लाए गए थे। तो हर स्टोन को काट काट कर बड़ी बारीकी से मार्बल के अंदर फिट किया गया था। और ताज्जुब की बात यह है कि आज भी ये काम आगरा में किया जाता है। यहाँ जो हरा पत्थर आप देख रहे हैं ये है एमरल्ड यानी कि पन्ना, जिसको अंगूठियों में भी लगाया जाता है। जो लाल रंग का पत्थर है उसको कहा जाता है कोरल यानी कि मूंगा, और इसको भी अंगूठियों में पहना जाता है। और दूसरा जो लाल पत्थर है उसको कहा जाता है ऑनिक्स यानी कि हकीक, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और इसके ऊपर रोशनी पड़ने से ये चांदनी रात में चमकता है। यहाँ दीवारों पर आप देखेंगे कि अरबी भाषा में कुरान पाक के पहले चैप्टर की आयतें लिखी हुई हैं। तो ये है ताजमहल का मुख्य मकबरा, जिसके अंदर शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कब्र मौजूद है। तो ये सामने वाली कब्र मुमताज की है और बाईं ओर वाली कब्र शाहजहां की है। लेकिन ये उनकी असली कब्रें नहीं हैं, बल्कि इन कब्रों को केवल पर्यटकों को दिखाने के लिए बनाया गया है। उनकी असली कब्रें इसी के नीचे बने भूमिगत कमरे के अंदर यानी कि बेसमेंट में मौजूद है, जिसको सरकार ने स्थायी रूप से बंद करके रखा है। बताया जाता है कि सन 1989 में भारतीय लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय हुआ करता था। सन 2000 में पीएन ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट को खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय हुआ करता था। इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया था, इसके प्रमाण ही इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। तो ये था आगरा में स्थित ताजमहल से जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और समंद जिले में बसा 600 साल पुराना कुंभलगढ़ किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। कुल मिलाकर 32 किलों का निर्माण करने वाले महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए इस किले के परिसर में आज भी आपको 70 जैन और हिंदू मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये भव्य किला राजस्थान में स्थित सारे किलों में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े किले परिसरों में से माने जाने वाला कुंभलगढ़ किला सिसोदिया राजपूतों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। इसके चारों ओर फैली हुई 36 किलोमीटर लंबी दीवार भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। राजस्थान के दो बड़े क्षेत्र मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने वाले कुंभलगढ़ का इस्तेमाल
मेवाड़ के शासक अक्सर युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति में शरण लेने के लिए करते थे। मैं बताना चाहूंगा कि कुंभलगढ़ किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी किले में सिसोदिया वंश के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसीलिए इसको महाराणा प्रताप के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उस जमाने के प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन द्वारा बनाए गए इस किले को ऐसी सुरक्षा और सुंदरता दी गई थी जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ के बादल महल में बनी इन बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। इस किले से जुड़ी एक अनोखी बात ये बताई जाती है कि महाराणा कुंभा इसका निर्माण करने के लिए दिन में जितनी भी दीवारें बनवाते थे वो सारी रात में अपने आप ढह जाती थीं। और ऐसा क्यों होता था और ये किला फिर कैसे बन पाया, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ कुंभलगढ़ के इस ऐतिहासिक किले में, और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और इसकी दूरी उदयपुर से 84 किलोमीटर, राजसमंद शहर से 47 किलोमीटर और जयपुर से 344 किलोमीटर की है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साल 2013 में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था, जिनमें कुंभलगढ़ किला भी था। कुंभलगढ़ किले का निर्माण सिसोदिया राजपूत वंश के शूरवीर राजा महाराणा कुंभा ने करवाया था और इसको 1443 से लेकर 1458 तक यानी कि कुल मिलाकर 15 साल में बनाकर तैयार किया गया था। ये है इस किले में प्रवेश करने के लिए पहला दरवाजा, जिसको कहा जाता है हनुमान पोल। इस दरवाजे पर जो कीलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसीलिए बनाई जाती थी जिससे कि अगर दुश्मन अपने हाथियों द्वारा इन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करें तो ये उनकी खाल में घुस जाएं और दर्द की वजह से हाथी पीछे हट जाएं और दुश्मन अपनी कोशिश में विफल हो जाए। तो करीब 600 साल पुराना ये किला समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये राजस्थान के सारे किलों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। बारिश के मौसम में ये विशाल किला चारों ओर से बादलों से ढका रहता है, इसीलिए इसके सबसे ऊपरी भाग को बादल महल के नाम से जाना जाता है। ये सामने में जो दीवार आप देख रहे हैं, ये इस किले की प्रोटेक्शन वॉल यानी कि परकोटा है और ये कुल मिलाकर 36 किलोमीटर लंबी है, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। तो ये दीवार किले के चारों ओर फैली हुई है और इसको एक जगह से देख पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसका अधिकतर भाग पहाड़ी के पीछे है। इस दीवार की चौड़ाई 5 से 8 मीटर की है और बताया जाता है कि उस जमाने में इस पर 7 घोड़े एक साथ खड़े हो जाया करते थे। ये किला कुल मिलाकर 14 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और किसी जमाने में इसके परिसर में लगभग 15,000 लोग रहा करते थे। यही नहीं बल्कि यहाँ करीब 360 जैन और हिंदू मंदिर भी हुआ करते थे, जिनमें से 70 मंदिर आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बने जैन मंदिर काफी प्राचीन हैं, जिनमें से कुछ 2nd सेंचुरी BC के भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे राजा संप्रति, यानी कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के पोते। बताया जाता है कि कुछ समय बाद यहाँ ऐसा प्रलय आया कि उनके द्वारा यहाँ किया गया निर्माण कार्य और बसावट पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 1500 साल तक ये जगह पूरी तरह से सुनसान पड़ी रही और फिर 15वीं शताब्दी में यहाँ महाराणा कुंभा आए और उनको यहाँ मंदिरों के कुछ अवशेष मिले। उन्हीं अवशेष की मदद से महाराणा कुंभा ने
यहाँ के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। तो वहाँ उस तरफ में जो सारे मंदिर आप देख रहे हैं वो सभी उसी जमाने के जैन मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों को सरकार मेंटेन करती है और इनमें से किसी भी मंदिर में अब कोई प्रतिमा नहीं है। यही वजह है कि इन मंदिरों में अब किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। महाराणा कुंभा एक महान राजपूत योद्धा थे और उन्होंने यहाँ बहुत से हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था और उनमें से एक है वो सामने दिखने वाला शिव मंदिर। इस मंदिर में तब से लेकर आज तक लगातार पूजा की जाती है और इसके अंदर एक 5 फीट का शिवलिंग भी मौजूद है। आमतौर पर लोग खड़े होकर यहाँ बने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा का कद इतना ऊंचा था कि वो यहाँ बैठकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया करते थे। ये जो पास वाला मंदिर आप देख रहे हैं, ये है गणेश मंदिर। इसके ठीक पीछे में हुआ करती थी यज्ञशाला, जिसको मेवाड़ के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था। इस गणेश मंदिर के बगल में है कृष्ण भगवान के लिए बनाया गया लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस किले में कुल मिलाकर 9 दरवाजे बनाए गए थे, जिनको पार करने के बाद आप किले के मुख्य परिसर में पहुंच जाएंगे। इस जगह तक पहुंचने के लिए हम अब तक 4 दरवाजे पार कर चुके हैं। ये सामने वाला जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये किले का 5वां दरवाजा है और इसको कहा जाता है भैरव पोल। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है, क्योंकि किले का मुख्य परिसर यहीं से शुरू होता है। शुरुआत में मैंने आपको किले की बाहरी सुरक्षा दीवार दिखाई थी और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये इस किले के अंदर की सुरक्षा दीवार है। तो इस तरह से इस किले को दोहरी सुरक्षा दी जाती थी। ये जो कुंभलगढ़ का किला है, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा रेखा के नजदीक बसा हुआ है। राजस्थान में 2 बड़े क्षेत्र हैं, जो है मेवाड़ और मारवाड़। तो ये किला मेवाड़ की तरफ के आखिरी हिस्से में स्थित है और इसके बाद शुरू होता है मारवाड़ क्षेत्र, जो कि पूरा समतल और रेगिस्तान क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे और भी कई शहर आते हैं। तो कुंभलगढ़ मेवाड़ में आता है, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जैसे और भी कई क्षेत्र शामिल हुआ करते थे, लेकिन बाद में सरकार द्वारा ये सभी अलग अलग जिलों में बांट दिए गए। ये सभी हिस्से आपको अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों से ढके हुए दिखाई देंगे। तो उस जमाने में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी और वहीं से शासन चलाया जाता था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चित्तौड़ को सही नहीं माना जाता था, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था और वहां दुश्मनों द्वारा लगातार हमले होते रहते थे। तो जब 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा को मेवाड़ की गद्दी मिली, तब वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जो कि सुरक्षित हो और जहां पर आसानी से कोई शत्रु हमला ना कर सके। और उनकी तलाश यहाँ पर आकर खत्म हुई, क्योंकि यहाँ आकर उनको आभास हुआ कि इस जगह को एक कुदरती सुरक्षा मिली हुई है और उसके बाद यहीं पर उन्होंने अपना किला बनाने का फैसला किया। मैं बताना चाहूंगा कि ये कुंभलगढ़ का किला चित्तौड़ के किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है और इस विशाल किले को बनाने में केवल 15 साल लगे थे, जिसमें 36 किलोमीटर की सुरक्षा दीवार, 360 मंदिर और पूरे किले का हिस्सा शामिल है। सन 1457 में अहमद शाह प्रथम ने इस किले पर हमला किया था और वो विफल हो गए थे। उसके बाद सन 1458 और 1459 में और 1467 में महमूद खिलजी ने भी यहाँ हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी विफल रहे। इस किले को अधिकतर आपातकाल स्थिति में ही इस्तेमाल में लाया जाता था और खास बात यह है कि इसको कभी भी कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, इसीलिए इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। साल 1958 से इस किले की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही है।
तो 1958 से पहले ये किला मेवाड़ के शाही परिवार के पास हुआ करता था। और मैं बताना चाहूंगा कि आज भी सिसोदिया वंश के वंशज यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके परिवार के सदस्य उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं। इस किले से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि साल 1535 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ की घेराबंदी कर ली थी, तब मात्र 13 साल की उम्र में इसी कुंभलगढ़ किले में उदय सिंह को चुपचाप रखा गया था, जिनको बाद में मेवाड़ की गद्दी मिली और फिर उन्होंने उदयपुर शहर को भी बसाया। ऐसा बताया जाता है कि ये किला एक ऋषि की बलि देने के बाद बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ दिन में जितनी भी दीवारें बनाई जाती थी वो सभी रोजाना रात में अपने आप ढह जाया करती थीं। महाराणा कुंभा ने देखा कि उस समय जब यहाँ कोई आबादी नहीं थी, फिर भी दीवारें अपने आप कैसे ढह रही हैं। उस जमाने में यहाँ एक ऋषि तपस्या किया करते थे। महाराणा कुंभा एक दिन उनसे मिले और उन्होंने महात्मा से पूछा कि ये दीवारें अपने आप कैसे गिर रही हैं। महात्मा जी ने बताया कि यहाँ एक देवी का प्रकोप है, इसीलिए ये दीवारें रोज रात को अपने आप गिर जाती हैं। कुंभा बोले कि क्यों ना हम पहले पूजा पाठ और यज्ञ करके देवी को प्रसन्न कर लें और उसके बाद हम यहाँ किला बनाना शुरू करें। महात्मा ने बताया कि ये इस समस्या का हल नहीं है और इसका एक ही हल है, वो है स्वैच्छिक नरबलि, यानी किसी इंसान को अपनी इच्छा से अपनी बलि देनी होगी। कुंभा बोले कि ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो अपनी इच्छा से अपनी बलि देगा। ये सुनकर महात्मा बोले कि आप मेरी बलि ले लीजिए, लेकिन मेरी इसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होंगी। पहली शर्त ये होगी कि जब आप किला बनाओगे तो उसमें मेरा भी नाम होना चाहिए, और दूसरी ये कि जहां पर मैं पहाड़ी चढ़कर रुकूंगा वहां पर आप मेरा सर काटना और वहां किले का मुख्य द्वार बनाया जाए, और जहां मेरा शरीर गिरेगा वहां से किला बनना शुरू किया जाए। महाराणा कुंभा महात्मा की इस बात से सहमत हो गए। पहाड़ी चढ़ते समय सबसे पहले महात्मा इस सामने वाली जगह पर रुके थे और यहीं पर महाराणा कुंभा ने तलवार से उनका सर काट दिया था। इसीलिए यहाँ आज भी आपको महात्मा को समर्पित ये मंदिर दिखाई देगा। बताया जाता है कि यहाँ से आगे महात्मा बिना सर के चले और उनका शरीर इस किले के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर गिरा, तो उस जगह पर उनके शरीर का और इस जगह पर उनके सर का अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद जब यहाँ पर किले की दीवारें बनाई गई तो वो गिरना बंद हो गई। बताया जाता है कि वो महात्मा भैरव नाथ जी के अवतार थे, इसीलिए इस किले का मुख्य द्वार उनके नाम से बनाया गया, जिसको कहा जाता है भैरव पोल। ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं, ये इस किले का वॉच टावर हुआ करता था और आक्रमण के समय इसी जगह से सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे। तो आइए आपको इस वॉच टावर के ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ से दुश्मनों पर कैसे नजर रखी जाती थी। तो दुश्मन के खिलाफ अगर किसी भी तरह की तैयारी शुरू करनी होती थी या उस पर तीर चलाने होते थे, तो ये वॉच टावर उस समय काफी काम आया करता था। तो यहाँ से देखकर सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे और युद्ध की स्थिति में ये वॉच टावर काफी ज्यादा काम का हुआ करता था। ये है इस किले का 7वां दरवाजा, जिसको कहा जाता है चौगान पोल। इस किले के हर दरवाजे के नाम का कोई मतलब होता है और चौगान का मतलब होता है समतल क्षेत्र यानी कि फ्लैट एरिया, और पोल का मतलब होता है दरवाजा। यहाँ महाराणा के हाथी रखे जाते थे और इसके ऊपर के भाग में केवल घोड़े जाया करते थे। इस सामने वाले भाग को कहा जाता है तोपखाना, जो कि 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। मैं बताना चाहूंगा कि भारत में तोप 16वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा लाई गई थी। तो 15वीं शताब्दी में जब कुंभा महाराणा बने थे,
तब भारत में तोप नहीं आई थी और उस समय युद्धों में तलवार, भाले और तीर वगैरह ही इस्तेमाल किए जाते थे। इस तोप खाने में आपको अभी भी कुछ तोपें रखी हुई दिख जाएंगी, लेकिन ज्यादातर तोपें उदयपुर में रखी हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उदयपुर के शाही परिवार के कई सारे आलीशान 5 स्टार होटल्स हैं, जिनके मेन गेट पर आपको उस जमाने की तरह तरह की तोपें देखने के लिए मिल जाएंगी। इस किले के परिसर में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया अब केवल एक ही भाग बचा है, जो है 600 साल पुराना ये सामने वाला हिस्सा। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ का सारा निर्माण कार्य यानी कि 36 किलोमीटर लंबी दीवार, अनेकों मंदिर और किला सब कुछ महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था। लेकिन धीरे धीरे उनके बनाए गए काफी हिस्से नष्ट हो गए। मैं बताना चाहूंगा कि 19वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा बने थे फतेह सिंह जी, जिन्होंने इस हिस्से के ऊपर एक महल का निर्माण करवाया, जिसको कहा जाता है बादल महल, जो कि मॉनसून के समय में यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में चारों ओर बादलों से घिरा रहता है। यहाँ आप देखेंगे कि एक बड़ा सा पानी का टांका बना हुआ है, जिसमें उस जमाने में जरूरत के समय में इस्तेमाल करने के लिए पानी इकट्ठा करके रखा जाता था। ये किला काफी ऊंचाई पर बना हुआ है, इसीलिए इस पहाड़ी तक पानी लाने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा तरीका ये हुआ करता था कि इस सामने वाले दीवार में जो आपको छेद नजर आ रहे हैं, वहां से बारिश का पानी बहता हुआ इन सीढ़ियों से होता हुआ इस सामने वाली जगह पर पहुंचता था और यहाँ से फिल्टर होकर साफ पानी इस टांके तक पहुंचता था। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1468 में इसी किले में महाराणा कुंभा की हत्या हो गई थी और उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका बड़ा बेटा उदय सिंह था। तो ये है इस किले का पागड़ा पोल और यहाँ से उस जमाने में केवल घोड़े आया करते थे। ये सामने में जो कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उस समय में घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था और यहाँ पर महाराणा के घोड़े बांधे जाते थे। यहाँ जो दरवाजे लगे हुए हैं, ये उस समय नहीं हुआ करते थे बल्कि ये बाद में लगाए गए थे। ये है कुंभा महल और इसके अंदर आज भी नव दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित है, जिनको मेवाड़ में शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके अंदर में आप देखेंगे कि अखंड ज्योत भी मौजूद है, जो कि लगातार जलती रहती है। आइए अब आपको कुंभा महल की ऊपरी मंजिल पर बने कुछ कक्ष दिखाता हूँ। तो ये कुंभा पैलेस है, ये दरवाज़ा बंद है फिलहाल, साइड से दिख रहा है थोड़ा, अंदर से यहाँ तो दरवाज़ा बंद है, यहाँ से नज़र आ रहा है थोड़ा। तो यहाँ सामने में जो आप कमरे देख रहे हैं, ये सैनिकों के बैरक हुआ करते थे, यानी कि इन कमरों में उस जमाने में सैनिक रहा करते थे। तो यहाँ कई सारे कमरे हैं और उनमें से एक कमरे के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि एक छोटा सा झरोखा और कई सारे आले भी बने हुए हैं, जो कि कुछ सामान वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। अंदर की तरफ में आप देखेंगे कि साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। महल के इस हिस्से में रसोई घर यानी कि किचन हुआ करता था, यानी कि इस भाग में चूल्हे रखे जाते थे और रसोइया खाना बनाया करता था। यहाँ भी आप देखेंगे कि सामान रखने के लिए आले बनाए गए हैं, जो उस जमाने में तरह तरह के मसाले रखने के इस्तेमाल में लाए जाते होंगे। यहाँ भी आप देखेंगे कि बाकी किलों के जैसे ही लोगों ने नाम लिख लिख कर दीवारें खराब कर रखी हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। आइए अब आपको शूरवीर राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान दिखाता हूँ। तो ये जो सामने वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है महाराणा प्रताप का जन्म स्थल। किले के इस भाग में अंदर जाना अब वर्जित है, लेकिन मैं आपको ये बाहर की तरफ से दिखा देता हूँ। तो उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह द्वितीय
और महारानी जयवंताबाई के बेटे महाराणा प्रताप का जन्म इसी जगह पर 9 मई 1540 के दिन हुआ था। महाराणा प्रताप के शासन काल में भी यहाँ कई बार दुश्मनों ने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन इस किले पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर पाया। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह को देखना जहां हमारे देश के एक महान योद्धा ने जन्म लिया था। तो अब हम जा रहे हैं बादल महल की तरफ, और इसको बादल महल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस किले का सबसे ऊंचा भाग है और बारिश के मौसम में ये महल चारों ओर से बादलों में ढक जाता है। तो ये जो महल है इसको महाराणा फतेह सिंह जी ने 19वीं सदी में बनवाया था और इसमें 2 मंजिल है, जिसमें से पहली मंजिल को कहा जाता है जनाना महल, जहां पर सिर्फ रानियां रहा करती थीं, और दूसरी मंजिल को कहा जाता है मर्दाना महल, जहां पर महाराणा रहा करते थे। इस महल की एक खास बात ये भी है कि इसमें जितना भी आप काम देख रहे हैं ये सारा लाइम प्लास्टर से किया गया है। मैं बताना चाहूंगा ये उसी समय का ओरिजिनल काम है और इसमें सरकार द्वारा कोई भी रिपेयर वर्क नहीं करवाया गया है। केवल यहाँ पर बीच बीच में केमिकल्स का इस्तेमाल करके दीवारें साफ की जाती हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वो मंदिर है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसी जगह पर उन महात्मा का सर काटने के बाद शरीर आकर गिरा था, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपनी बलि दी थी। फिर यहीं से किले का निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन उस समय के सभी भाग नष्ट हो गए और अब यहाँ पर आपको ये 19वीं शताब्दी का बादल महल ही दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो हाथियों की, पेड़ पौधों और फूलों की सुंदर पेंटिंग आप देख रहे हैं ये उसी समय की है और इनको बनाने के लिए नेचुरल कलर्स यानी कि सब्जियों का उपयोग किया गया है। ये जो बारामदा आप देख रहे हैं यहाँ पर उस समय महारानियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता था और सामने में उनके बैठने की व्यवस्था की जाती थी, जहां बैठकर वो यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का आनंद लिया करती थीं। आइए अब आपको वो कक्ष दिखाता हूँ जहां उस समय महारानियां रहा करती थीं। आप देखेंगे कि इन कक्षों में बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है। यहाँ नीचे में झरोखे भी बनाए गए हैं जिनसे अच्छा वेंटिलेशन तो बना ही रहता था। साथ ही इनको बनाने का मुख्य कारण ये होता था कि इनसे रानियां तो बाहर देख सकती थीं, लेकिन रानियों को बाहर का कोई भी शख्स नहीं देख सकता था। ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा चलती थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ सामान या मोमबत्ती वगैरह रखने के लिए बहुत से आले भी बनाए गए हैं। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ बादल महल के टेरेस पर, जो इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है, और इसको देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि इस महल को बादल महल क्यों कहा जाता है। तो हमने जहां से इस महल में प्रवेश किया था वो महारानियों के लिए बनाया गया हिस्सा था और ये है महाराणा के लिए बनाया गया भाग। मैं बताना चाहूंगा कि आप महल के इस भाग का सिर्फ टेरेस ही देख सकते हैं। यहाँ सारे कमरे बंद रखे गए हैं। नीचे में जो भाग आप देख रहे हैं वो है दरबार हॉल, जहाँ पर महाराणा बैठकर मीटिंग वगैरह किया करते थे। यहाँ नीचे की तरफ में जो आप जंगल देख रहे हैं ये सारा क्षेत्र कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, जिसमें आपको तेंदुआ, भालू, हिरन और सांभर जैसे और भी कई जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहें तो इस सेंचुरी को घूमने के लिए जीप सफारी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 2,500-3 हजार रुपए में पूरी जीप मिल जाएगी। तो यहाँ सामने की तरफ से भी इस किले की आउटर वॉल दिखाई दे रही है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 36 किलोमीटर लंबी है और इस किले के चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई है। तो कुंभलगढ़ का पूरा किला तो मैंने आपको दिखा ही दिया। आइए अब वो दीवार पास चलकर देखते हैं जो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस दीवार तक पहुंचने के लिए आपको वेदी मंदिर कॉम्प्लेक्स से ही जाना होगा। तो अंदर प्रवेश करने के बाद दाएं ओर में ये सीढ़ियां बनी हैं,
जिनका उपयोग करके आप कुंभलगढ़ की इस दीवार तक पहुंच सकते हैं। तो ये है विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद कुंभलगढ़ की इस दीवार का नाम आता है। तो ये जो दीवार है, इसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट से लेकर 25 फीट तक की है और कहा जाता है उस जमाने में इस पर एक साथ 6 से 7 घोड़े खड़े हो जाया करते थे। यहाँ भी आप देखेंगे कि दुश्मनों पर नजर रखने और हमला करने के लिए इस तरह की जगह बनाई गई है। दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। तो अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने 1589 यानी कि 1589 में इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के कार्यकाल में यानी कि साल 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी और यही नहीं बल्कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनाई गई है, फिर चाहे वो यहाँ बने सागौन की लकड़ी के दरवाजे हों, उनमें लगे हुए ये बड़े बड़े ताले हों या फिर यहाँ बने हुए खूबसूरत महल। उस जमाने में यहाँ पानी गर्म करने की ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसके बारे में सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। और यहाँ सब्जियों का उपयोग करके बनाई गई ये फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको इतनी सुंदर लगेंगी कि आप इनको देखते रह जाएंगे। इस किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। जब यहाँ पर मशालें जलाई जाती थी तो इन रंग बिरंगे शीशों पर रोशनी पड़ने से ये पूरा शीश महल जगमगाता था और जो नजारा होता था वो देखने लायक होता था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि साल 2013 में कंबोडिया में हुई मीटिंग के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने आमेर किले समेत राजस्थान के 5 और किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो जयपुर शहर की भीड़ भाड़ से करीब 11 किलोमीटर दूर ये किला आमेर में पड़ता है और ये काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। ऊपर तक अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो थोड़ी थकावट आपको हो सकती है और अगर आपके साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप चाहें तो अपने निजी वाहन और यहाँ मिलने वाली जीप के अलावा हाथी की सवारी करके भी किले तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं राजस्थान के सबसे चर्चित पर्यटक स्थलों में से एक ये खूबसूरत आमेर का किला और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जयपुर शहर को 3 भागों में बांटा गया है, जो है ओल्ड सिटी, न्यू सिटी और पिंक सिटी। अभी जो हिस्सा हम घूमने आए हैं ये ओल्ड सिटी में बसा आमेर फोर्ट है, जिसको अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसी जमाने में ये जगह मीणा जनजाति के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिन्हें साल 1037 यानी कि 1037 में कछवाहा राजपूतों ने हराकर अपने अधीन कर लिया था। आमेर में बसावट करने के साथ ही साथ आमेर किले की नींव राजा मान सिंह प्रथम ने 1589 यानी कि 1589 में रखी थी और इसको उन्होंने अपने रेजिडेंस के रूप में बनवाया था। बाद के राजा लगभग अगले 138 सालों तक अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर सुधार और निर्माण कार्य करवाते रहे और साल 1727 यानी कि 1727 तक ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि सवाई जय सिंह द्वितीय के समय में कछवाहा राजपूत राजाओं ने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर शिफ्ट कर ली थी। तो मैं बता देता हूँ कि राजा मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में शामिल उनके 9 रत्नों में से एक थे, जैसे कि तानसेन, बीरबल, अबुल फजल वगैरह हुआ करते थे। आमेर किला, जिसको अंबर किला भी कहा जाता है, इसका नाम यहाँ पर स्थित अम्बकेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता है
कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। तो इस किले से भी पुरानी इमारत उस सामने वाली पीले रंग की बिल्डिंग है। बताया जाता है कि आमिर किला बनने से पहले जोधाबाई इसी बिल्डिंग में रहा करती थी और उनका जन्म भी इसी में हुआ था। इस महल के चारों तरफ में स्थानीय लोग रहते हैं, तो जिनके परिवार यहाँ अपने इन घरों में नहीं रहते हैं, उनके घर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, और जिनके परिवार यहाँ रहते हैं वो इनकी मरम्मत करवा के यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आता है। यहाँ पर आपको बहुत से प्राचीन मंदिर भी दिखाई देंगे। वो सामने में जो आप देख रहे हैं वो है मीरा मंदिर। वहाँ पहाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो 15वीं शताब्दी का बद्रीनाथ मंदिर बना हुआ है, और वहाँ उस तरफ में जैन मंदिर है जो कि 12वीं शताब्दी का है। यहाँ चारों तरफ आपको अरावली हिल्स दिखाई देगी और ऊपर में किले की बाउंड्री दिखाई देगी, जो कि कुल मिलाकर 12 किलोमीटर की है और पूरी ओल्ड सिटी को कवर करती है। वहाँ पहाड़ी के ऊपर में आपको जयगढ़ फोर्ट दिखाई देगा, जहाँ सैनिक रहते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। तो इस किले को सैनिकों के प्रैक्टिस ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो आमेर और जयगढ़ दोनों किले एक ही परिसर में माने जाते हैं, और इसी वजह से दोनों किले 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। राजा मान सिंह के समय में उनके महल में यानी कि मान सिंह पैलेस में प्रवेश करने के लिए ये सामने वाला रूट इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ किले के अंदर जाने से पहले आपको कुछ लोग ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नजर आएंगे, जिसको कहा जाता है रावण हत्था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जयपुर और जैसलमेर में अलगोजा बजाया जाता है। इस महल में 4 कोर्टयार्ड यानी कि आंगन बने हुए हैं। अभी हम इसके पहले आंगन यानी कि फर्स्ट कोर्टयार्ड में खड़े हैं, जो कि उस जमाने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। इस महल में प्रवेश करने के 2 दरवाजे बनाए गए थे। पहला दरवाजा ये सामने वाला हुआ करता था, जिसको कहा जाता है सूरज पोल यानी कि सन गेट, जो कि राजाओं का प्रवेश द्वार हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इसी दरवाजे पर पड़ती है, और पोल का मतलब होता है गेट, इसीलिए इसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। तो उस समय में राजा महाराजा हाथियों द्वारा इस महल में इसी दरवाजे से प्रवेश किया करते थे, और आज भी सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में हाथी इसी दरवाजे से अंदर आते हैं। हिंदी मूवी वीर अगर आपने देखी होगी तो उसमें आखिरी में एक फाइटिंग सीन इसी जगह पर फिल्माया गया था। खैर यहाँ ऊपर में आप देखेंगे कि ड्रम रखे गए हैं, तो इस जगह को नक्कार खाना के नाम से जाना जाता है। तो 5-6 इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ एक साथ बजाए जाते थे तो उसको नक्कारा कहा जाता था, और खाना का मतलब होता है जगह, इसी वजह से इसको कहा जाता है नक्कार खाना। जब राजा महाराजाओं की इस महल में एंट्री होती थी तो उनके स्वागत के लिए इस नक्कार खाने में ड्रम्स और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे। जिस गेट से हम अभी अंदर आए थे इसको कहा जाता है चांद पोल यानी कि मून गेट, और क्योंकि चांद इसी दिशा से निकलता है इसलिए इसका नाम चांद पोल है, और ये आम जनता के आने जाने का रास्ता हुआ करता था। और यहाँ नीचे में जो बहुत सारे कक्ष आपको नजर आ रहे हैं ये उस जमाने में घोड़े बांधने के अस्तबल हुआ करते थे। ये जो सामने में आपको गेट नजर आ रहा है इसको कहा जाता है सिंह पोल यानी कि लायन गेट। इस गेट पर आपको बहुत ही सुंदर कलाकारी दिखाई देगी जिसको कहा जाता है फ्रेस्को पेंटिंग, और उस जमाने में इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ जो आप डोम देख रहे हैं इस जगह से खड़े होकर राजा परेड की सलामी लिया करते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उस जमाने में ये परेड ग्राउंड हुआ करता था, और इसको कहा जाता है जलेब चौक। तो इस जलेब चौक को न सिर्फ परेड ग्राउंड की तरह यूज किया जाता था, बल्कि यहाँ होली दिवाली जैसे अन्य त्योहार और महोत्सव भी आयोजित किए जाते थे। यहीं पर एक काली माता का मंदिर भी बना हुआ है जिसको कहा जाता है शीला माता मंदिर, जिसकी स्थापना राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाई थी। तो काली माता का मंदिर यहाँ होने की वजह से किले के इस हिस्से तक भी कोई टिकट नहीं लगता है। इस मंदिर की स्थापना के समय से लेकर 1975 तक यहाँ रोजाना एक भैंसे या बकरी की बलि दी जाती थी, जिसकी व्यवस्था यहाँ की रॉयल फैमिली देखती थी। लेकिन 1975 के बाद इस प्रथा को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं ये उसी समय के ओरिजिनल दरवाजे हैं, और इनको बनाने के लिए सागौन की लकड़ी यानी कि टीक वुड का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए आप, ये उस जमाने का ताला यहाँ पर लगा हुआ है
जो कि सुबह में खोला जाता है और शाम में बंद कर दिया जाता है। इसकी चाबी 9 इंच की है, जिसमें 3 इंच हैंडल में रहती है और बाकी की 6 इंच इस ताले के अंदर चली जाती है, जिससे कि इसको खोला और बंद किया जाता है। तो यहाँ से ये लॉक निकल जाता है। और यहाँ किनारे में आप देखेंगे कि इस तरह की लकड़ी की कुंडी भी यहाँ पर लगी हुई है। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सागौन की लकड़ी के दरवाजे और इन पर लगे हुए ये मजबूत ताले काफी ज्यादा काम के हुआ करते थे। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं इस महल के दूसरे आंगन यानी कि सेकंड कोर्टयार्ड में। और यहाँ ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दीवाने आम यानी कि पब्लिक ऑडियंस हॉल। और इसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। उनके बाद के उत्तराधिकारी राजा फिर अपने जरूरत के अनुसार यहाँ पर निर्माण कार्य करवाते रहे। इस दीवाने आम में उस जमाने में जनता दरबार लगता था। तो राजा सामने बैठते थे, बीच के हिस्से में मिनिस्टर्स बैठा करते थे और बाहर की तरफ में आम जनता। इसी जगह पर बैठकर राजा आम लोगों की परेशानियों को सुनकर न्याय किया करते थे। यहाँ नीचे में बैठने के लिए कारपेट बिछाई जाती थी और छत पर जो रिंग्स देख रहे हैं आप, इनमें कपड़े लगाए जाते थे, जिनको डोरियों से खींचकर पंखों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इस इमारत के चारों तरफ में बाहर की ओर ऐसे ही कड़े लगे हुए हैं, जिनमें गर्मी से बचाव के लिए पर्दे लगाए जाते थे और रात के समय में रोशनी के लिए यहाँ पर मशाले जला दी जाती थी। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 48 स्तंभ यानी कि पिलर्स दिखाई देंगे, जिनमें से 16 स्तंभ सफेद संगमरमर के हैं और बाकी के 32 स्तंभ लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन के हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर पिलर के ऊपर आपको हाथी बना हुआ दिखाई देगा, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये सामने में जो आप हॉल देख रहे हैं, इसको सवाई राम सिंह के समय में बिलियर्ड्स रूम के तौर पर बनाया गया था। तो यहाँ पर उनके समय में बिलियर्ड्स खेला जाता था। ये जो सामने वाला गेट आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है गणेश पोल और ये गेट महाराजाओं के प्राइवेट महलों में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। हिंदू धर्म के अनुसार जब भी कभी नया महल या मकान बनवाया जाता था तो उसके आगे गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। इसी वजह से इस द्वार पर आपको गणेश भगवान की पेंटिंग दिखाई देगी और इस पेंटिंग के अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स हैं, ये 300 साल पुरानी ओरिजिनल फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, जिनको सब्जियों द्वारा बनवाया गया था। इस गेट के ऊपर में जो जालियां बनी हैं, वो है सुहाग मंदिर और वहां से रानियां बैठकर पब्लिक मीटिंग्स को सुना करती थी। क्योंकि उस समय में पर्दा प्रथा चलती थी, तो ये जालियां ऐसे बनाई गई थी जिनसे कि रानियां यहाँ होने वाली मीटिंग्स को तो देख सकती थी, लेकिन नीचे वाले किसी भी शख्स को रानी का चेहरा नजर नहीं आता था। जब राजा किसी भी युद्ध के मैदान से आते थे तो रानी ऊपर से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। यहाँ पर बाईं ओर में जो जालियां आप देख रहे हैं, वो डाइनिंग हॉल यानी कि भोजनशाला हुआ करता था। नीचे में जो 2 जालियां नजर आ रही हैं, वो किचन हुआ करती थी और इस तरफ में किचन का स्टोर रूम हुआ करता था। तो दीवाने आम से लगकर ये जो इमारत आपको दिखेगी, इसको कहा जाता है 27 कचहरी यानी कि लेखा जोखा विभाग। उस समय में राजा के अंडर में 27 रजवाड़े हुआ करते थे और उन रजवाड़ों के जो अकाउंट होते थे, उनका लेखा जोखा यहीं पर किया जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि 27 पिलर्स बनाए गए हैं, जो कि इसको 27 अलग अलग भागों में बांटते हैं। इन 27 खानों में अलग अलग विभाग के अधिकारी बैठकर सारा हिसाब किताब मेंटेन किया करते थे और इसी वजह से इसको 27 कचहरी कहा जाता है। इस इमारत को संगमरमर का उपयोग करके बहुत ही अच्छी कलाकारी से बनाया गया है। फिर चाहे वो यहाँ बने स्तंभ हो, यहाँ की छत हो या फिर ये खूबसूरत आर्चनुमा डिजाइन वाले दरवाजे। इस कचहरी के किनारे से किले का फ्रंट व्यू देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी खूबसूरत लगता है। ये नीचे में जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये किले का मेन एंट्रेंस हुआ करता था। तो जब राजा युद्ध के मैदान से आते थे तो रानियां उनको यहाँ से देखती थी और उसके बाद वो गणेश पोल के ऊपर बने सुहाग मंदिर से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। ये जो सामने में आप गार्डन देख रहे हैं, ये है सैफरन गार्डन यानी कि केसर क्यारी। तो राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में कश्मीर से केसर के पौधे मंगवाकर यहाँ लगवाए थे और केसर को लगवाने के लिए उन्होंने यहाँ इस झील का निर्माण करवाया था, जिसको कहा जाता है मावठा झील। लेकिन राजा यहाँ पर केसर उगाने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि केसर केवल ठंडी जगहों पर ही उग सकता है। तो उस जमाने में महल के चारों तरफ में खसखस को गीला करके यहाँ लगाया जाता था,
तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि खसखस वही होता है जो अब भी हम कूलर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस झील की ठंडी हवा खसखस से छन कर इस महल से टकराती थी तो बहुत ही ठंडे वातावरण की अनुभूति होती थी। हिंदी मूवी जोधा अकबर का गाना जश्न बहारा का जो हिस्सा ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया है वो इसी गार्डन का है। वहाँ बाईं ओर में जो गार्डन आप देख रहे हैं वो है दिल आराम बाग। कहा जाता है कि आमेर किले को बनाने के लिए राजा मान सिंह ने जिस आर्किटेक्ट को काम दिया था उसका नाम दलाराम था और उसी के नाम पर यह गार्डन बना दिया गया था। तो मुगल बादशाह अकबर जब पहली बार आमेर आए थे तो उन्होंने इसी गार्डन में आराम फरमाया था, जिसके बाद उन्होंने इसको दिल आराम बाग कहा था, यानी कि दिल को सुकून पहुंचाने वाला बाग। तो तब से इसको दिलाराम या दलाराम बाग दोनों ही नामों से जाना जाता है। सामने में ऊपर की तरफ में जो आप रास्ता देख रहे हैं वो सैनिकों के चढ़ने उतरने के लिए बनवाया गया था और ऊपर में वॉच टावर बनाया गया था जहां पर खड़े होकर सैनिक पहरा दिया करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि उस जमाने का हमाम बना हुआ है। अरबी भाषा में हमाम शब्द का इस्तेमाल स्नान घर के लिए किया जाता था। तो इस स्नान घर को राजा और उनका परिवार उपयोग में लाया करता था। उस जमाने में पानी गर्म करने के लिए बिजली की व्यवस्था तो थी नहीं और अगर अंदर में लकड़ियों को जलाकर पानी गर्म किया जाता तो पूरे स्नान घर में धुआं भर जाता। तो यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए इस स्नान घर के बाहर की तरफ में आपको उस जमाने का ये गीजर दिखाई देगा। आइए जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो यहाँ नीचे में जो 2 छेद आपको नजर आ रहे हैं इनके अंदर में लकड़ियां जलाई जाती थी और अंदर में पानी का टैंक है जिसमें कॉपर की प्लेट लगाई गई थी। तो इन लकड़ियों के जलने से जो गर्मी पैदा होती थी उससे पहले इस टैंक की कॉपर प्लेट और फिर उस पर रखा हुआ पानी गर्म हो जाया करता था। तो इस तरह से बाथरूम में पानी भी गर्म हो जाता था और धुआं भी नहीं होता था। तो आइए इस स्नान घर को अंदर चलकर देखते हैं। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये होता था बाथरूम। सामने की तरफ में जो कमरा आप देख रहे हैं वो चेंजिंग रूम हुआ करता था और सामने वाले कमरे में बाथ टब बनाया गया था। ये वाला टैंक जो आप देख रहे हैं ये गर्म पानी के लिए हुआ करता था। इसके नीचे में कॉपर की प्लेट लगी थी और ये टैंक भी उसी मटेरियल का बना है जिसकी यहाँ की दीवारें बनी हैं और उस मटेरियल के बारे में मैं आपको अभी बस थोड़ी देर में बताऊंगा। इस टैंक के नीचे की तरफ में जो पाइप दिखाई दे रहा है वो गर्म पानी निकालने के लिए कॉपर का पाइप है। ये वाला टैंक ठंडा पानी निकालने के लिए हुआ करता था और इसमें भी नीचे की तरफ में पानी निकालने के लिए पाइप दिया गया है। इन पाइप्स के जरिए पानी यहाँ बनी नालियों से बहकर बाथ टब में पहुँच जाया करता था। तो ठंडा और गर्म पानी जरूरत के अनुसार मिलाकर इस्तेमाल कर लिया जाता था। राजा जय सिंह अपनी रानियों के साथ यहाँ पर स्नान किया करते थे और क्योंकि ये थोड़ा गहरा है तो इसमें जो स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं ये चढ़ने उतरने के लिए बनवाए गए थे। इसमें सुगंध के लिए चंदन, गुलाब और इत्र वगैरह डाला जाता था। ये बाथ टब मार्बल का बना हुआ है और यहाँ दीवारों को 5 मटेरियल्स का उपयोग करके बनवाया गया था जो है उड़द की दाल, मेथी, गुड़ का पानी, नेचुरल गोंद और मुल्तानी मिट्टी। इन सब को लाइम के अंदर मिलाकर 4-5 घंटे ग्राइंड किया जाता था और इसका जो पेस्ट बनता था उसकी तासीर ऐसी होती थी जो इस हमाम को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखती थी। तो यहाँ के दीवारों को आप छूकर महसूस कर सकते हैं कि ये कितनी ठंडी हैं। तो इस तरह से स्नान घर को ठंडा रखा जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे छोटे छोटे खाने बने हुए हैं जिनमें लालटेन या दीपक वगैरह रख दिए जाते थे जिससे कि यहाँ पर भरपूर उजाला हो जाया करता था। इसके छत पर आप देखिए ये खूबसूरत टर्किश डायमंड का डिजाइन बनाया गया है जिसकी वजह से इसको टर्किश बाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम इस किले के तीसरे आंगन यानी कि 3rd कोर्टयार्ड में प्रवेश कर रहे हैं। किले के इस हिस्से को कहा जाता है दीवाने खास। इसी दीवाने खास में राजा अपने खास मेहमानों और दूसरे शासकों के राजदूतों से मिला करते थे। तो इस दीवाने खास के अंदर 4 इमारतें आती हैं जो हैं शीश महल। शीश महल के ऊपर वाली मंजिल पर है जस मंदिर और सुहाग मंदिर और शीश महल के ठीक सामने में है सुख महल। तो आइए अब आपको आमेर किले का सबसे खूबसूरत महल यानी कि शीश महल दिखाता हूँ जिसको जय मंदिर नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा महल शीशों का उपयोग करके बनाया गया है इसलिए इसको कहा जाता है शीश महल। इसके बाहर में चारों तरफ पर्दे लगाए जाते थे और पर्दे लगाने के लिए आप देखेंगे यहाँ मार्बल के अंदर बड़े बड़े छेद दिए गए हैं। यहीं पर बने आयरन हुक्स में
गर्मियों के समय में खसखस लगाया जाता था, जिसको पानी से भिगोया जाता था, जिससे कि इस शीश महल का वातावरण ठंडा हो जाया करता था। उस जमाने में पूरी दुनिया को ग्लास बेचने वाला देश हुआ करता था बेल्जियम। तो राजा जय सिंह ने 1634 में यानी कि 1634 में बेल्जियम से ग्लास मंगवाए और फिर उन्होंने यहीं के लोकल कारीगरों की मदद से इस खूबसूरत शीश महल का निर्माण करवाया। यहाँ पर आप छत के ऊपर जो डिजाइन देख रहे हैं, उसमें जो गोल्डन लाइन दिखाई दे रही है वो सारा रियल गोल्ड है। ये छत पर सारा कारपेट डिजाइन है और इसमें आप देखेंगे स्टोन की कटिंग करके यहाँ छोटे छोटे शीशों को फिट किया गया है। यहाँ फर्श पर जितना भी मार्बल लगा हुआ है, इसको जोड़ने के लिए कोई भी चूना, मिट्टी या पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ लगे हुए मार्बल को आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कीलों से जोड़ा गया है। सर्दियों के समय में इस शीश महल को बेडरूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर मशालें जलाई जाती थी। यहाँ जितने भी ग्लास आपको नजर आएंगे ये कॉनकेव ग्लास हैं, जिनमें सिल्वर की पॉलिश की गई है। मशालों की रोशनी जब इन शीशों पर पड़ती थी तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन पैदा होता था वो देखने लायक हुआ करता था। तो राजा जय सिंह की एक रानी का बेडरूम इस शीश महल के दाईं तरफ में है और दूसरी रानी का बेडरूम बाईं ओर में बनाया गया था। इस शीश महल का ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कॉमन हॉल हुआ करता था और पीछे की तरफ में आप जो कमरा देख रहे हैं वो डाइनिंग हॉल यानी कि भोजनशाला हुआ करता था। इसी जगह पर राजा अपने खास मेहमानों से मीटिंग भी किया करते थे, इसीलिए इस शीश महल को दीवाने खास का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इस कॉमन हॉल के अंदर जितने भी शीशे लगे हैं वो सारे रंग बिरंगे शीशे हैं। तो दीपक और मशाल की रोशनी से ये पूरा हॉल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया करता था। वैसे तो भारत में कई इमारतों में शीश महल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। ये कॉमन हॉल पहले पर्यटकों के लिए खुला था, लेकिन जब लोगों ने यहाँ से शीशे निकालने शुरू कर दिए उसके बाद से सरकार ने इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया। आइए अब इस कोर्ट यार्ड की पहली मंजिल पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ बना सुहाग मंदिर और जस मंदिर। ये वाली जो इमारत आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है सुहाग मंदिर। तो ये सुहागन महिलाओं के बैठने का स्थान हुआ करता था और अनमैरिड और विडो लेडीज को यहाँ आने की अनुमति नहीं होती थी। राजा जब भी युद्ध के मैदान में जाते थे तो रानी उनके लिए यहाँ पर अखंड ज्योत जलाकर अपने सुहाग के लिए कामना करती थी कि वो सही सलामत महल में वापस पधारें। और जब तक राजा वापस नहीं आते थे ये ज्योत जलती रहती थी। जब राजा युद्ध के मैदान से लौटकर वापस आते थे तो यहाँ बनी इस संगमरमर की खिड़की से रानी उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। और ये वही खिड़की है जिसके बारे में आपको मैंने नीचे से भी बताया था। तो इस इमारत में भी आप देखेंगे कि खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स की गई हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए उस जमाने में सब्जियों का उपयोग किया जाता था। यहाँ की दीवारों पर भी बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई है, जिसमें आपको ये फूल पत्तियां और साथ ही साथ ये स्टैंड भी दिखाई देगा। यहाँ के छत पर भी आप देखेंगे कि बीच में गोल्डन कलर से और किनारे में नीले रंग से बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है। यही नहीं बल्कि यहाँ बनी जालियों में जो हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा डिजाइन संगमरमर को तराश कर बनाया गया है, वो इस सुहाग मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ये सामने में जो इमारत आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है जस मंदिर। इसके डिजाइन को आप देखेंगे तो ये आपको दुल्हन के पालकी की तरह नजर आएगी। इसके बीच में जो छतरी लगी है वो हाथी की पीठ की तरह बनाई गई है। दोनों तरफ में जो डोम आप देख रहे हैं वो वाटर टैंक्स हैं। इन टैंक्स में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए चमड़े की मशक का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जो 3 गेट बने हुए हैं इनके ऊपर में जो आप पाइप देख रहे हैं वो कॉपर का पाइप है। इन टैंक्स में एक छेद बना हुआ है जिसको बंद करके रखा जाता था, लेकिन जब उसको खोला जाता था तो पानी बहकर इस पाइप तक पहुंच जाया करता था। पाइप के ऊपर में हुक लगे हुए हैं जिनमें खसखस टांगे जाते थे। इस पाइप के नीचे में छोटे छोटे छेद बने हुए हैं जिनसे बूंद बूंद करके पानी इस खसखस पर गिरता रहता था। जब यहाँ पर हवाएं चलती थी तो इस जस मंदिर के बाहर लगे हुए खसखस से छनकर ठंडी हवा महल के अंदर पहुंचा करती थी और यहाँ पर गर्मियों में भी काफी ठंडा वातावरण बना रहता था। तो इस जस मंदिर को गर्मियों के समय में प्राइवेट ऑडियंस हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसके अंदर भी नीचे की तरह ही शीश महल हुआ करता था, लेकिन इसके अंदर अब नहीं जा सकते हैं।
क्योंकि पर्यटकों ने अंदर के हिस्से को काफी डैमेज किया हुआ है, इसलिए इसको अब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। खैर फिर भी यहाँ जस मंदिर के बाहर में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जो अभी भी खुला हुआ है और यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर मिलता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो शीश महल मैंने आपको दिखाया उसी के सामने की तरफ में बना हुआ है सुख मंदिर। तो शीश महल और सुख मंदिर के बीच में आपको ये खूबसूरत गार्डन दिखाई देगा जो कि मुगल शैली के अनुसार 4 बाग प्रणाली से बनाया गया है और इसमें आपको तरह तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाई देंगे। इसके बीच में फाउंटेन यानी कि फव्वारा भी बनाया गया है और खास बात यह है कि इस गार्डन के डिजाइन को उस जमाने में यहाँ बने दरवाजों में भी उतारा जाता था, जो मैं आपको सुख मंदिर में चलकर दिखाऊंगा। तो अब हम आ गए हैं दीवाने खास के आखिरी हिस्से में, जो है सुख मंदिर, जिसको सुख महल यानी कि पैलेस ऑफ प्लेजर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है इस महल का बाहरी हिस्सा, जिसकी दीवारों और छत पर बहुत ही बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस महल को भी संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है और यहाँ बाहर में छोटे छोटे खाने बने हुए हैं जो दीपक रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो गर्मियों में दोपहर के समय में शाही परिवार के आराम करने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। इसको सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है और इसमें जो सफेद प्लास्टर का उभरा हुआ काम नजर आ रहा है वो मुगल आर्किटेक्चर से बनाया गया है। इसके पीछे की दीवार पर संगमरमर का एक जालीदार झरना भी बना हुआ है जो कि एक खुली हुई नाली से जुड़ा है। इस महल के छत पर बनी टंकी से इस झरने में पानी बहता था, जिससे कि यहाँ का वातावरण काफी ठंडा रहता था। इस झरने का पानी न सिर्फ इस महल को ठंडा रखता था बल्कि इसके सामने में बने गार्डन में बहकर वहाँ भी इस्तेमाल में आ जाया करता था। यहाँ छत पर जो कड़े लगे हुए हैं उनमें झूले लगाए जाते थे और शाही परिवार की महिलाएं यहाँ झूला झूला करती थी। इस भवन के दरवाजे चंदन की लकड़ी से बनाए गए थे और उन पर आइवरी यानी कि हाथी दांत की पच्चीकारी का सुंदर काम किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दरवाजों पर यहीं सामने में बने गार्डन का नक्शा आपको दिखाई देगा। तो उस जमाने में जो भी डिजाइन होते थे राजा उनको यहाँ के दरवाजों में उतरवा देते थे, जिससे कि कारीगरों को उस चीज को बनाने में कोई भी दिक्कत न हो। जिससे ये पता लगता है कि उस जमाने में भी कला की कोई कमी नहीं थी। पहले ये दरवाजे ऐसे कांच में बंद नहीं थे, लेकिन जब पर्यटकों ने इनको छेड़ना शुरू कर दिया तो इनको इस तरह से कांच में बंद करना पड़ गया। यहाँ शीशे के अंदर में आप देखेंगे कि एक व्हील चेयर रखी हुई है। त्योहारों के समय में शाही परिवार की महिलाएं काफी भारी कपड़े और गहने पहनती थी, जिसकी वजह से उनको चलने में काफी दिक्कत हुआ करती थी। तो उनके लिए ये व्हील चेयर इस्तेमाल की जाती थी। तो इसको 2 महिलाएं आगे से और 2 पीछे से खींचा करती थी। ये व्हील चेयर चंदन की लकड़ी से बनी है और इस पर चारों तरफ मीनाकारी का सुंदर काम किया गया है। यहाँ जो दरवाजे भी आप देख रहे हैं ये भी चंदन की लकड़ी से ही बने हुए हैं। तो हम अब इस किले के चौथे आंगन यानी कि 4th कोर्टयार्ड में आ गए हैं। राजा मान सिंह 1589 से लेकर 1614 तक यानी कि 1589 से 1614 तक राजा रहे थे और इस 4th कोर्टयार्ड में आपको मान सिंह पैलेस और राजा की रानियों के लिए बनाए गए कक्ष भी देखने के लिए मिल जाएंगे। किले के इस हिस्से को जनाना महल के नाम से जाना जाता है। राजा मान सिंह की 12 रानियां थी और उन 12 रानियों के लिए उन्होंने यहाँ पर 12 अपार्टमेंट बनवाए थे। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये उनमें से एक रानी का अपार्टमेंट है। तो सभी रानियों के अपार्टमेंट एक जैसे ही बने हैं, जिनमें आपको कुछ इस प्रकार के काफी बड़े कॉमन हॉल नजर आएंगे जिनमें खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई हैं और इन अपार्टमेंट्स के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ में आपको ऐसी पेंटिंग्स दिखाई देंगी। ये हुआ करता था रानी का बेडरूम और यहाँ ये जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे में रानी का बाथरूम हुआ करता था। ये वाला जो कमरा है ये रानी का किचन हुआ करता था और यहाँ पर वो भोजन बनाया करती थी। इन सभी कमरों में आप देखेंगे कि छोटे छोटे खाने भी बनाए गए हैं जिनको रानी दीपक मोमबत्ती या फिर अन्य सामान रखने के लिए इस्तेमाल में लाया करती थी। इस किचन में नीचे देखेंगे आप कि मसाले कूटने की जगह भी बनाई गई है। तो इन कमरों को पूरा सजा कर रखा जाता था। फर्श पर कारपेट बिछाई जाती थी और यहाँ खूबसूरत फर्नीचर भी हुआ करता था। इन अपार्टमेंट्स के बाहर के हिस्से में ओपन स्पेस भी दिया गया है और यहाँ जो सीढ़ियाँ आप देखेंगे उनसे राजा रानी से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पहली मंजिल पर मान सिंह पैलेस है जहाँ पर राजा मान सिंह रहा करते थे। यहाँ ऊपर की तरफ चारों ओर में कड़े लगे हुए हैं
जिनमें गर्मियों के समय में पर्दे लगा दिए जाते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ राजा मान सिंह की 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट बनाए गए थे, तो यहाँ एक साइड में 3 रानियों के अपार्टमेंट बने हुए हैं। तो चारों साइड को अगर मिला लिया जाए तो 12 रानी के 12 अपार्टमेंट्स यहाँ बने हुए हैं। और एक खास बात यह है कि एक रानी को दूसरे रानी के महल में जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है बारादरी। अगर रानियों को कोई भी परेशानी होती थी तो उनको इस बारादरी में बुलाया जाता था और फिर राजा यहाँ बीच में बैठकर रानियों की समस्या का समाधान निकाला करते थे। तो जब भी यहाँ होली दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते थे तो ऊपर बनाई गई एक बालकनी से एक बार में 2 रानियां उन प्रोग्राम्स को देख सकती थी। तो कुल मिलाकर यहाँ ऐसी 6 बालकनी बनाई गई हैं, जिससे कि सारी रानियों को यहाँ होने वाले उत्सव देखने का अवसर मिल जाया करता था। यहाँ पर किनारों में 2 छतरियां बनी हैं, जिनमें किन्नर खड़े होकर पहरा दिया करते थे, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित था। इसीलिए इस हिस्से को जनाना महल या जनानी ड्योढ़ी नाम से जाना जाता है। ये ऊपर में जो आप इमारत देख रहे हैं, ये राजा मान सिंह का महल हुआ करता था, जिसको फिलहाल में राजस्थान सरकार ने बंद किया हुआ है। तो ये इस किले का सबसे पुराना महल है और इसको बनाने के लिए 25 साल लगे थे। राजा मान सिंह ने अपने महल में कम समय बिताया और लड़ाई के मैदान में ज्यादा। ऊपर में राजा के बेडरूम के चारों ओर में गैलरी बनाई गई है, जिसके जरिए राजा किसी भी रानी से मिलने के लिए चले जाते थे। और राजा फिलहाल में किस रानी के पास में है, ये किसी भी रानी को पता नहीं रहता था। यहाँ पर आपको एक तुलसी का पौधा भी दिखाई देगा। तो रानियां सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देवता को और फिर यहाँ इस तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया करती थी और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर दीपक भी जलाया करती थी। किलों और महलों में सुरक्षा की दृष्टि से सुरंगें बनाई जाती थी, जिससे कि अगर भविष्य में कभी भी यहाँ अटैक हो तो रॉयल फैमिली इनके जरिए सुरक्षित बचकर निकल सकें। तो यहाँ भी एक सुरंग बनाई गई है जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी है और आमेर किले को जयगढ़ किले से जोड़ती है। पर्यटक इस सुरंग के जरिए यहाँ से जयगढ़ किले तक जाया करते थे, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद से अभी तक खोली नहीं गई है। यहाँ ये जो बड़ी सी कढ़ाई आप देख रहे हैं, ये उस जमाने की नहीं है। इसको हिंदी मूवी जोधा अकबर के लिए बनवाया गया था। तो जोधा अकबर मूवी में एक सीन था जिसमें जोधा बाई अकबर के लिए खाना पकाती हैं, तो उसी सीन के लिए ये कढ़ाई बनाई गई थी। ये सारे जो कमरे आप देख रहे हैं, ये स्टोर रूम हुआ करते थे। तो बाहर से कोई भी सामान यहाँ आता था तो इन कमरों में स्टोर किया जाता था। उस जमाने में बारिश के पानी को इकट्ठा करके टैंक्स में रखा जाता था, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो इस किले में दीवाने आम, जलेब चौक और मान सिंह पैलेस में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए गए थे, जिनको जमीन के नीचे इसलिए बनाया जाता था जिससे कि इवेपोरेशन कम से कम हो और पानी को ज्यादा से ज्यादा समय तक उपयोग में लाया जा सके। तो गणेश पुल के नीचे बने हुए टैंक तक पहुंचने के लिए यहाँ से रास्ता बना हुआ है। तो ये था आमेर का किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और ऐतिहासिक इमारतों के वीडियोस आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत